क्या कर रहे हो? क्या पी रहा हूँ यार। ये हमारी कोको कॉफी। यार तुम इधर भी आ गया ऐसे मलंग। यार मैं गोल गोल घूम रहा हूँ और एक छोटा सा जो है वो टी शॉप लोगों की चिलिंग के लिए एक छोटा सा इन्होंने जो है, और आपको और बहुत कुछ यहाँ मैं दिखाने वाला हूँ और ज़रूर आपको पसंद आएगा। हमारे मुल्क में घोड़ा गाड़ी कॉमन सी चीज़ है। सी व्यू पे आप घोड़े पे बैठ जाए और सदर में घोड़ा गाड़ी है, और इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों में, बाकी पंजाब में और ये इधर उधर तो है ही है। कोको कॉफ़ी चलते हैं। You don't want latte, just cappuccino? Yeah, Latte. 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 that would be a little bit stronger, right? Yep. Latte A चाहिए? little bit stronger. Okay, latte. Okay. तो मैं कैपुचिनो के latte. Strong, yes. Latte, make 4 latte. Okay. You're welcome. तो आसिम मलंग क्या कर रहे हो? क्या पी रहा हूँ यार। नहीं, क्या पी लाते लाते यानी कि पाव वाली लाते की दूसरी वाली लाते। बहुत थक जाते तो हम लाते नहीं कॉफी। ये हमारी कॉफ़ी तैयार है। वाकई 8 पीस है। ये वाइट देख रहे हैं, सारा मिल्क है और उसके अंदर कॉफ़ी है। तो ये पीने वाले हैं, खाने वाले हैं। ऐसे बना कोको कॉफ़ी। ये देखें कैफ़े टूरिस्ट, और कैफ़े टूरिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कैफ़े टूरिस्ट तो यही लग रहा है, छोटा सा, और वो चाय रखी हुई है, और उसके बाद ये सिटिंग एरिया थोड़ा सा स्मार्ट सा बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा है। ये हैंडीक्राफ्ट यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, एंटीक शॉप्स हैं, और ये रहा टूरिस्ट। यार तुम इधर भी आ गया ऐसे मलंग। यार मैं गोल गोल घूम रहा हूँ और एक छोटा सा जो है वो टी शॉप बनाई हुई है इन्होंने, सिटिंग एरिया है और बहुत एंटीक टाइप का है, और बीच में आग भी रखी हुई है। ऐसे सब ये देखें, लोगों की चिलिंग के लिए एक छोटा सा इन्होंने जो है चारों तरफ जो है वो पैक करके जो है वो सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये रेस्टोरेंट है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आपको और बहुत कुछ यहाँ मैं दिखाने वाला हूँ और ज़रूर आपको पसंद आएगा। आओ भाई। आसिफ भाई, इस घोड़ा गाड़ी को देख के क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई शाही ख़ानदान का बहुत बड़ा जो है एक
स्टे रूम, घूमने का रूम और बहुत सारा है, क्योंकि मैंने चारों तरफ देखा है कि बारादरी टाइप की कोई जगह बनाई हुई और पीछे काफ़ी नक्श नगार हैं, गुंबद हैं। मेरे अंदर से मुग़लों के टाइम से या उससे पहले जो है ये जगह फाइनलाइज हुई होगी, क्योंकि उससे पहले जो लोग थे उनका तो सिस्टम कम ही। सामने वो बिल्डिंग देखें, वो जो है वो लग रहा है कि यूरोपीयनों का है, यानी कि जो हमारे ये देखो, ऐसे नहीं लगता जैसे मुगलिया दौर का था। जी हाँ, चारों तरफ यही नज़र आ रहा है। और अभी इन्होंने जो है इस चीज़ को कायम दायम रखा हुआ है, खूबसूरत तरीन बनाया हुआ है यहाँ के लोगों के लिए, वॉक के लिए, बैठने के लिए, सिटिंग के लिए और चिलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है चारों तरफ जो है ये बारादरी टाइप की जगह बनाई हुई है, ताकि यहाँ पे मार्केट भी है। अंदर जो है वो सारा हवा का सिलसिला भी है मार्केट का, और मार्केट में 99% जो है वो एंटीक्स हैं और कारपेट्स हैं। कहते हैं कि ये जगह कारपेट्स के हिसाब से बहुत अच्छी है। और ये जितनी भी बीच का एरिया है ये सारा जो है बैठने का है और व्यूज़ है। लोग यहाँ पे जो है सिटिंग करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और बादशाहों के ज़माने की चीज़ों को भी आज इन्होंने तरोताज़ा रखा हुआ है। आपकी आज की दुनिया के हिसाब से अक्सर लोग यहाँ पे कपल्स और फैमिलीज़ जो हैं वो बैठ के बातें कर रही हैं, कुछ मार्केटिंग कर रही हैं, कुछ यानी कि चीज़ें ख़रीद रहे हैं, कुछ लोग गुज़र रहे हैं, कुछ लोग सिटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग इंटरटेनमेंट के हिसाब से जो है खा रहे पी रहे हैं। छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, छोटी छोटी कॉफ़ी शॉप्स हैं और यहाँ पे कावा का बहुत ज़्यादा होता है वो है, लेकिन नहायत ही साफ़ सुथरी खूबसूरत तरीन जगह है अस्फ़हान की। क्या कहते हैं, चले अंदर थोड़ी सी ठंड खाएं? ज़रूर ज़रूर ठंड खाते हैं और मेरे अंदर से वो जो बीच का हिस्सा है उसको भी कवरेज करते हैं आपके लिए। जी अज़र साहब। भाई मैं तो शंट होता जा रहा हूँ, इतनी अच्छी लोकेशन और इतनी अच्छी कैमरा मैनिंग भी मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पूरा मैं कैप्चर कर सकूँ और बता सकूँ कि ये कितना अच्छा है। दिन में हम लोग आने की कर रहे थे, मगर हम दिन में इमामजादगान को एक्सप्लोर करने और उनको जानने के लिए निकले हुए थे। फिर हमने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लें, क्योंकि इतनी एनर्जी जब आपकी जाती है तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा स्टे चाहिए, यानी कि सुकून चाहिए। तो उसके बाद हम निकलें और अस्फ़हान को रात की तारीकी में देखने कि यहाँ कितनी जो है इन्होंने लाइटिंग और किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। अज़र साहब, जब मैं 2 महीने पहले अस्फ़हान का जो है वो डेटा चेक करने लगा तो कुछ चीज़ें रात के टाइम यहाँ पे देखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मैंने यही फाइनलाइज़ किया है कि ये जो लुक वाइज लाइटिंग को और इन जगहों की एंटीक जगहों को जो है रात को ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीन लगता है। तो मैंने यही सोचा था कि इसको जब भी कवरेज करूँगा रात के लिए करूँगा, ताकि देखने वालों को जो है वो अच्छा लगे और उनको समझ आए कि अस्फ़हान टूरिस्ट के हिसाब से जो है कितना खूबसूरत तरीन है। बिल्कुल भाई, अब देखो यही मेरे ख्याल से वो चिल जो है वो पिलर्स हैं, जिसको मुझे फ़ारसी में नहीं बोलना है ना, चिल माने 40 को कहते हैं, और सतून, हाँ ये सतून है जो यहाँ की मशहूर यादगार है। और ये बेसिकली इससे काफ़ी दौर देखे हैं और काफ़ी उतार चढ़ाव इस शहर ने देखा है, क्योंकि ये जिस मकसद के लिए शहर बनाया गया था वो मकसद उस ज़माने में तो पूरा हुआ, बाद के आने के लिए आने वाले जो हुकूमत थे या हुक्मरान थे या बादशाह थे या सलार थे, उन्होंने इसको कुछ और रंग दे दिया। अज़र साहब, ये बता सकते हैं कि अस्फ़हान को जो है वो शुरू में पारसी रिलीजन वाले जो जितने भी बादशाह थे उन लोगों ने जो है इसको अस्फ़हान क्यों बोला गया, या इस जगह को इन्होंने क्यों फाइनलाइज़ किया, या किस चीज़ के लिए किया? भाई इसमें जो मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, उसमें यही है कि बेसिकली एक फ़ौजी छावनी के तौर पे इसको जो है वो बनाया गया था। बेसिकली यहाँ पर 5 टेंपल हैं और उन 5 टेंपल की हिफाजत के लिए इस शहर को बनाया गया था। उस वक्त तो ये शहर इतना बड़ा नहीं था, छोटी जगह थी जो उन 5 टेंपल्स के एरिया को कवर करती थी। और क्योंकि यहाँ ज़ोरास्ट्रियन दौर में ये बना, इसकी हिस्ट्री वैसे देखें तो तकरीबन 3-3.5 हज़ार साल से ज़्यादा पुरानी है, बट देखा जाए तो ज़ोरास्ट्रियन ने यहाँ पे जो काम किया
और उसके बाद उनके जो यहाँ 5 टेम्पल्स हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि ये ईरान बेसिकली ज़ोरिस्टोरियन कंट्री है था। और फिर इस्लाम आया और इस्लाम ने जो है यहाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने और फ़रोग़ दिया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ मज़ीद बनाई। तो तुम क्या कहते हो कि इस्लाम जो है वो किस ज़माने में जो है यहाँ पे आया, और उसके बाद कौन कौन से मुग़ल्स आए यहाँ पे, या कौन कौन से बादशाह आए, और आज जो है यानी कि शाह टाइम पीरियड तक ये कैसा रहा? कुछ इसके बारे में डिटेल बताएंगे, क्योंकि मैंने तो इतना सुना है कि पैगम्बरों के टाइम पे भी, यानी कि लास्ट जो मैंने शहर किया है वो हज़रत नूह के बेटे के नाम पे रखा गया। इसका मतलब है कि ये पुराने पैगम्बरों के टाइम पे भी ईरान की निशानियां हैं। तो भाई ये बेसिकली इस्फहान अब बोला जाता है, पहले ये सपा था, ठीक है, सपान कहते हैं। ज़ोरिस्टोरियन एक किंग गुज़रे हैं, उनके कुछ नामों में से था, और सपा के माने सिपाही था, और सफाई के लिए ये जगह बनाई गई। उसके बाद ये कई हज़ार साल बाद जो है वो इस्फहान से जो है वो इस्फहान हो गया, ई आ गया एस की जगह एक ही जगह पे। और उसके बाद ये करते करते इस्लामिक दौर जब आया तो ये इस्फहान आई से हो गया। तो इसने कई दौर देखे हैं, और यहाँ पर ईरान में जो है वो ज़ोरिस्टोरियन सबसे ज़्यादा रहे, क्योंकि उनकी ये बहुत बेस था मिस्र के बाद। और उनकी हुकूमत अगर आप देखें पारसी मज़हब की या ज़ोरिस्टोरियन की, वो आपको मिस्र से लेकर मिस्र के बाद फिर उसके बाद आपको कुछ तुर्की में, और फिर अज़रबैजान, और फिर इस तरह करते करते जॉर्जिया और ईरान सबसे मेन उनका गढ़ था। और यहाँ पे उनके कई आप कह लें कि गुरु कह लें, बादशाह कह लें, लीडर कह लें, वो आए और अपने दौर में उन्होंने एक सुनहरी दौर या तारीख़ जो है वो यहाँ पे रकम की है। इसी तरह जब इस्लाम यहाँ पर आया उसके बाद ज़्यादातर हुक्मरानों ने यहाँ पे चढ़ाई की है, यानी कि एक के हुकूमत को गिराने के लिए दूसरा आया, दूसरे की तीसरा आया। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ मुस्लिम दौर जो चला उसमें बहुत कम ऐसे हुक्मरान आए जिन्होंने यहाँ कुछ तामीर की और इस्लामी सकाफ़त को परवान चढ़ाया। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो आप देखेंगे मुख्तलिफ़ दौर के जो बादशाह थे वो यहाँ रहे ज़रूर है, उन्होंने इन फैसिलिटीज़ को यूज़ ज़रूर किया है, और उसके साथ अपने जो बेसिक कंट्री था जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते थे वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ले गए। और यहाँ पर जो है एक तहज़ीब भी अपनी बनाने की क्योंकि हर जो चढ़ाई करता था कौम कह लें या जैसे काजर है हमारे पास पीरियड है, तैमूर पीरियड है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास सफ़वी पीरियड है, हमारे पास सल्जूक पीरियड है। ये सारे वो थे जो ज़मीनों को फ़तह करते आ रहे थे और उनकी मालो दौलत जो भी होती थी वो अपने बेस जो मुल्क था उसमें ले जाते थे। जो यहाँ रह गए फिर उन्होंने यहाँ तामीरात की, लोगों की कुछ खिदमत की और यहाँ पे हुकूमत कायम रखी। फिर दूसरा आया, उसने अपने ज़ोर से इसको फ़तह किया और फिर उसने आगे जो है वो अपना निज़ाम बढ़ाए। तो इस तरह इस मुल्क ने, मौजूदा ईरान ने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं, शायद वो हमारे पाकिस्तान से में इतनी नहीं होंगी, यानी कि यहाँ बहुत सारे अदवार गुज़रे हैं और लोगों पे राय। हमारा जो पाकिस्तान है, कराची या सिंध है, ये ज़्यादातर जो है वो हिंद में रहा है और वहाँ हिंदू मत के लोग जो हैं वो उसको जानते रहे। और उसके बाद वहाँ पे भी जो लोदीज़ आए, फिर मुग़ल्स आए, फिर और बहुत सारे लोग आए जो यहाँ पे अपना असर छोड़ के गए। और हमारी जो कंट्री है उसके हिसाब से ईरान ज़्यादा जो है वो मुझे कदीमी लगता है, या आसार मिलते हैं। जैसे इंडिया में आप जाएं तो आपको बहुत सारे मोनूमेंट्स मिलेंगे मुग़लिया दौर के, और लोधी दौर के इतने नहीं है जितने मुग़ल्स हैं, क्योंकि मुग़ल्स ने जो है वो कंस्ट्रक्शंस पे ज़्यादा ज़ोर दिया और कंस्ट्रक्शन से अपना बताया कि वो कितना नज़ाकत या ज़ौक़ रखते थे आला लाइफ स्टाइल का, और किस तरह जो है वो अपने जहाँ वो जाते थे वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन करके और बहुत सारी चीज़ों को नुमायाँ उन्होंने तामीरात की, और उस तामीरात की बेस पर उनका नाम आज भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ चंद लाहौर में कुछ चीज़ें हैं और बाकी चीज़ें ज़्यादा हिडन है,
मगर मैं समझता हूँ वो हिडन ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान में ज़्यादातर आपको सूफ़ीज़म मिलेगा, वो हिडन सूफ़ीज़म जो कई 100 साल पहले छुप गया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे ज़ाहिर होने लगा। बहुत सारी चीज़ें आप पाकिस्तान में ना चाहते हुए भी करने पे मजबूर हैं, यानी कि वहाँ तरक्की नहीं होती। कितने हुक्मरान आए, कितने लोग आए जो पाकिस्तान को लूट के खाए, मगर उन सूबों को, उन जगहों को वो तरक्की नहीं दे सके। उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स है। जितनी हमारी रिसर्च है, जितना हमारे सोच है, उसके हिसाब से सिंध और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा अहले बैत बसते हैं जो उस दौर में आए और मुकीम हुए। ज़्यादातर शहीद हुए और बहुत कम जो हैं वो अपनी उम्र पूरी कर सके। क्या कहेंगे आसिम अलम? मैं हज़रत तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ, यानी कि जब मैं यज़ में था तो एक मेरा दोस्त है जो पाकिस्तानी भी था और ईरान में शिफ्ट काफ़ी सालों से हो गया था। उसने मुझे एक बात बताई, बोला कि मेरी जो सास है और जो मेरी बेगम है वो हाथ से जो है वो कारपेट जो है बुनती हैं। मेरे लिए बड़ी अमेजिंग थी कि यहाँ पे आके इन्होंने जो है कारपेट जो है, लेडीज़ भी हो जेंट्स भी हो, आर्ट से रिलेटेड ये लोग बहुत ज़्यादा अभी तक हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि हमारे मुल्क से आर्ट जो है आस्ते आस्ते जाता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर रस भस गया है। लोगों का लुक हो, लोगों का जो भी कुछ हो, पहनना ओढ़ना जैसा भी हो, लेकिन उनके अंदर आर्टिस्ट टाइप की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये इसके बारे में आप कुछ बताएंगे मुझे? आसिफ भाई, बेसिकली हम थोड़े से ढीठ कौम होते जा रहे हैं और हम अपने आबा अजदाद की चीज़ों से तंग आ गए, क्योंकि आबा अजदाद ने हमें पैसे के पीछे लगाया, हमें अंग्रेज़ी तालीम के पीछे लगाया, हमें जो है वो अंग्रेज़ी कल्चर को अडॉप्ट करने को कहा और अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाने की कोशिश की। तो कुछ हमारे हुक्मरान भी इसी तरह के मिले जिन्होंने एजुकेशन सिर्फ अंग्रेज़ी अतात की है और उन्होंने उसी चीज़ को प्रमोट किया। आज मैं ईरान को देखता हूँ, यहाँ के लोग अपना कल्चर जानते हैं, अपनी लैंग्वेज जानते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें बैंड हैं, जैसे व्हाट्सएप बैंड है, यूट्यूब बैंड है, फेसबुक है, इंस्टा भी है काफ़ी हद तक, और इसके अलावा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे बैंड है। उन्होंने उसका अल्टरनेटिव खुद बनाया और अपनी ज़बान में बनाया और लोगों के लिए फ्री में रखा। आज हम इस मुल्क में आए, हम VPN से अपनी वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने VPN भी दिया है, मगर उस पर भी चेक लगाया, वो भी बाय करते हैं और बाय करने के बाद VPN यूज़ करते हैं ताकि हमारी जनरेशन, हमारी सकाफ़त, हमारी हर चीज़ सेफ़ रहे। मगर पाकिस्तान में हमें जो है वो सिर्फ, मुझे लग रहा है, भेड़ बकरियां समझा जा गया है पिछले कई सालों में, जिससे हमने तरक्की तो की है मगर बेढंगी की है। हम अपना घर बनाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, हम पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, मगर हम अपने मुल्क में नहीं रहना चाहते। जिस मुल्क में पैदा हुए, जिस मुल्क का खा कर बड़े हुए, जिस मुल्क में हमारे आबा अजदाद या और बहुत सारे लोग रहते हैं, हम उन्हीं को बुरा कहते हुए दूसरे मुल्क में जाके सिर्फ सफाई के लिए और सिर्फ जो है वो एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए और ये सब चीज़ों के लिए हम वहाँ मुकीम हुए कि डॉलर पाकिस्तान में चेंज होगा तो अच्छा लगेगा। मेरा एक सवाल है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जब भी मुझे एक मलंगों में सिटिंग होता है तो उनमें से बहुत सारे लोग जो है शायरी लिखते हैं, बहुत सारे लोग जो है शायरी लिखते हैं, मलंग एक दूसरे की शायरी सुनते हैं और आवाज़ बहुत ही हाई लेवल की होती है। हमारे आम जिंदगियों में, आम लोगों में वो शायरी, आर्टिस्ट और सुनना, ये सब चीज़ें क्यों ख़त्म हो गई हैं? हम इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्टिंग के हिसाब से क्यों हो गए हैं? कुछ बताएंगे? ऐसे में बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बात वही है कि हमारे माँ बाप या हमें वो क्या चीज़ जो है वो दे रहे हैं और क्या चीज़ वो हमसे ले रहे हैं। आप बताएं ना, हमारे यहाँ माँ बाप की ख्वाहिश है हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और उसके बाद पढ़ के बाहर चला जाए, वहाँ सेटल हो जाए और हमें भी बुला ले। तो यहाँ अपनी तहज़ीब नहीं है, क्योंकि हम अपनी तहज़ीब खो बैठे हैं। पाकिस्तान में कोई तहज़ीब मेरे हिसाब से ज़िंदा नहीं है तो वो सिर्फ गांव देहातों में, कबायली इलाकों में ज़िंदा है। शहरों में तो हम समझ लें कि हम ना तो अंग्रेज़ में, ना तो हम मुसलमानों में, और ना ही हम जो है वो उस खित्ते के हिसाब से जो कल्चर है उसमें है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है। हम सिर्फ अगली नस्ल को जो है वो यूरोप में भेज सकते, ठीक है, अमेरिका भेज सकते, सऊदीया में अगर कुछ नहीं करता, कुछ हुनर आ गया है तो सऊदीया या अरब कंट्रीज़ में भेज देते हैं ताकि वो कमा लें।
इसके अलावा हमने कम पैसे के पीछे लगे हुए हैं, हम इंसानियत और दूसरी चीज़ों को अपनी औलाद में वो नहीं डालते। अक्सर लोगों से मैं मिलता हूँ, जैसे मेरे क्लिनिक में भी आते हैं, तो वो लोग कुछ और ही मेंटल थॉट्स रखते हैं, जिससे मुझे लगता है कि हम सिर्फ भागे जा रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, ये हमें नहीं पता। इस बात का मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और हम ये नहीं देख रहे कि हम कहाँ हैं, हम ये देख रहे हैं वो कहाँ है। वहाँ तक पहुँचेंगे, उससे आगे पहुँचेंगे, उससे आगे पहुँचेंगे। तो हम एक दौड़ में लगे हुए हैं। मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद, फिर आपसे बात करेंगे, फिर आपको ये दिखाएंगे शाही हिला। और आप हमसे लगे रहें, असफ़हान आएँ, आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। निकलें यार, कोशिश करें, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। हम रास्ता दिखा रहे हैं आपको। See you again। चलते हैं जी, और यहाँ पे घोड़ा गाड़ी देखते हैं कि राइड करनी चाहिए कि नहीं। घर वाले तो कह रहे हैं करनी चाहिए, और मैं कह रहा हूँ नहीं, हमें वैसे ही घूमना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि खर्चा हो जाएगा बल्कि ये कि पैदल वॉक करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बातें हो रही हैं, आपको कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड और कुछ फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें जो है वो मैं बता रहा हूँ। और हमारे मुल्क में घोड़ा गाड़ी कॉमन सी चीज़ है। सी व्यू पे आप घोड़े पे बैठ जाएं, और सदर में घोड़ा गाड़ी है, और इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों में, बाकी पंजाब में और ये इधर उधर तो है ही। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए ये भी एक इन्होंने रखा हुआ है आइटम। जी मजे का है, लाइट में धुआं देखो। मुंह तो डाका है, लेकिन बाकी इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करूँगा यहाँ पे, और आगे जो मैं यहाँ घूमूँगा या मैं चीज़ें सर्च करूँगा वो आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा, अगर कोई खुला मिला तो। यहाँ तक के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जो हमने आपको बातें समझाना चाहिए और जो दिखाना चाहिए वो कितनी आपको समझ में आई हैं, और किस तरह आप इस पे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ इस्फहान में। तो ये मैं इस वक्त खड़ा हूँ जो है चहल सतून पर, और ये जगह बहुत कदीमी है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है टूरिस्ट के हिसाब से आते हैं, और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे होटल्स भी मौजूद हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।